नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का फिर से युवा बूस्टर एकेडमी पे नए सेशन के साथ। पिछला सेशन बेटा हमारा मुग़ल साम्राज्य का था, मुग़ल एम्पायर्स चल रहा था। तो मुग़ल एम्पायर्स में बेटा ये बताया था कि ओरिगन्स कैसे हुआ, मुग़ल्स का कहाँ से आए, कैसे आए, किसके वंशज थे, और प्रथम मुग़ल कौन था जिसने भारत के अंदर मुग़ल्स एम्पायर की क्या करी थी बेटा, स्थापना की थी। तो हम बेटा बाबर के बारे में पढ़ रहे थे। बाबर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मिर्ज़ा, बादशाह, गाजी, कलंदर, ये सारे नाम किसके हैं? बाबर की। ये जो जोड़ी गई चीज़ें हैं मैंने इसके साथ, ये क्या है? इसकी उपाधि है बाबर की। तो बाबर का अगर कार्यकाल की बात करें बेटा तो 1526 AD से लेकर बेटा 1530 तक भारत के अंदर कौन रहा था बेटा? बाबर रहा था। अगर देखा जाए तो बाबर भारत आया, भारत आने के बाद उसने भारत पर शासन किया। लेकिन शासन क्यों किया, क्या रीज़न था? क्योंकि जो बाबर था उसका जीवन बेटा संघर्ष भरा रहा था, लगभग ऑलमोस्ट वो संघर्ष का जीवन रहा था उसका। वो हमेशा अपने घर वालों के षड्यंत्रों में उलझा हुआ था। इस वजह से उसने इंडिया की तरफ रुख करा, और जैसे वो इंडिया की तरफ रुख किया तो कुछ व्यक्ति थे, कुछ शासक थे भारत के, जिन्होंने उसको भारत में इनवाइट किया था। और उनमें कौन था? एक राणा सांगा था बेटा, और दूसरा व्यक्ति कौन था? दूसरा व्यक्ति दौलत खां लोधी था, जो पंजाब का शासक था। लेकिन उन्होंने बाबर का साथ नहीं दिया युद्ध में। किसके विरुद्ध? इब्राहिम लोधी के विरुद्ध। इसलिए बाबर बदला लेना चाहता था। किससे? राणा सांगा से। तो 1526 में बेटा 21 अप्रैल 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच में बेटा? याद होगा आप लोगों को। तो किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी। तो इसमें कौन जीत गया था बेटा? बाबर जीत गया था। और कौन हार गया था? लोधी हार गया था। कारण मैंने बता दिया था क्यों जीते थे, क्योंकि इनके पास तोपें थी और तोपों का यूज किया गया था, और तुगलमा विधि थी। तुगलमा विधि उसको बोला जाता है बेटा कि सैनिकों को इस तरीके से सीक्वेंस में लगा दिया जाए ताकि सेना विरोधी को क्या दिखे? बहुत बड़ी दिखे। उसको क्या बोलते? तुगलमा विधि बोलते थे। और तोपों को सजाने की विधि को क्या बोले थे? उस्मानी विधि। इन विधियों को, इन पॉलिसियों की वजह से क्या हुआ था? बाबर जीत गया था। लेकिन अब बात क्या आई? बाबर बदला लेना चाहता था किससे बेटा? तो मेवाड़ के शासक राणा सांगा से। तो मेवाड़ के शासक राणा सांगा से बदला कौन लेना चाहता था? बाबर लेना चाहता था। तो उसने अगले ही साल, कब की बात है? 1527 की बात है। तो 1527 में किसके ऊपर हमला कर दिया? राणा सांगा के ऊपर। तो एग्जाम में पूछा जाता है बेटा 1527 AD में कौन सा बैटल हुआ? तो बैटल ऑफ खानवा। भरतपुर के 40 किलोमीटर दूर एक जगह बेटा जिसका नाम क्या है? राजस्थान के अंदर खानवा। तो वहाँ पर कौन सा बैटल हुआ? बैटल ऑफ खानवा। किस किस के बीच में हुआ बेटा ये? तो एक तरफ बाबर था बेटा, दूसरी तरफ कौन था? राणा सांगा। संग्राम सिंह, जिसका वास्तविक नाम, एक्चुअल नेम क्या था? संग्राम सिंह। और इसके साथ कौन व्यक्ति थे बेटा? तो इसके साथ दो व्यक्ति थे बेटा, मेदिनी राय, मालवा का शासक, राजपूत शासक मेदिनी राय था बेटा। और एक शासक और था बेटा इसके साथ, जिसका नाम था महमूद लोधी, जो इब्राहिम लोधी का भाई था। ठीक है, जो अफगान था। तो अब आप ये बोलोगे कि सर आपने तो ये बताया था कि जो राणा सांगा और इब्राहिम लोधी थे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। इसी वजह तो राणा सांगा ने किसको इनवाइट किया था? बाबर को भारत के अंदर इनवाइट किया था, बुलाया था कि भाई बाबर
इंडिया आ जा और किसके ऊपर आक्रमण कर दे, अटैक कर दे, किसके ऊपर बेटा, तो इब्राहिम लोदी के ऊपर। लेकिन हुआ क्या था, राणा संग और दौलत खां लोदी की ये सोच थी, इन शासकों की ये सोच थी कि अगर बाबर भारत आता है तो भारत के अंदर लूटपाट मचाएगा। क्या मचाएगा? लूटपाट मचाएगा, भारत के अंदर आक्रमण करके लूट के भारत को वापस चला जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि बाबर एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और वो भारत के अंदर शासन करना शुरू कर दिया था उसने। इसलिए ये जितने भी शासक थे सभी ने क्या कर लिया, गठबंधन कर लिया आपस में, और किसके खिलाफ, किसके विरुद्ध हो गए, बाबर के विरुद्ध हो गए, ताकि इस व्यक्ति को भारत से बाहर निकाल दिया जाए और भारत के अंदर पहले जैसा शासन रहे। तो बाबर ने सबसे पहला काम तो ये किया था, भारत के अंदर आते ही पहले ही मुगलों की कैपिटल किसको बना दिया था बेटा, तो आगरा को बना दिया था। और इसी वजह से फिर क्या हुआ, खानवा का युद्ध हुआ। लेकिन खानवा के युद्ध में बेटा ये माना जाता है जो बाबर था, बाबर के सैनिकों ने लड़ने से मना कर दिया था, क्योंकि जो राणा सांगा था वो बहुत महत्वाकांक्षी और बहुत शक्तिशाली शासक था। उसने काफ़ी युद्ध लड़े थे अपने जीवन में, और कई इतिहासकार तो ये बोलते हैं उसने युद्ध के मैदान में एक हाथ, एक पैर और एक आँख भी गंवा दी थी। इसलिए उसकी महत्वाकांक्षा, उसके विजय के चर्चे दूर दूर तक बहुत ज़्यादा फेमस थे। इसलिए बाबर के सैनिकों ने लड़ने से मना कर दिया था। लेकिन फिर बाबर ने जिहाद का नारा दिया। क्या दिया? जिहाद का नारा, कि हमने किसके लिए युद्ध लड़ना है, जिहाद के लिए। ठीक है, तो किसके लिए युद्ध लड़ना? जिहाद के लिए, यानी कि धर्म युद्ध। धर्म युद्ध की कोई क्या बोलते हैं बेटा? जिहाद बोलते हैं। तो जिहाद का नारा दिया, और जिहाद का नारा देने के बाद साथ ही बाबर ने कहा कि अगर मैं युद्ध जीत जाता हूँ तो आजीवन शराब का सेवन नहीं करूँगा। ये बात किसने बोली थी बेटा? बाबर ने बोली थी कि अगर मैं ये युद्ध जीत जाता हूँ, कौन सा? खानवा का युद्ध, तो मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूँगा। और ये भी बोला कि जो सैनिक हैं उनको तगमा कर नहीं देना पड़ेगा व्यापार करने के लिए, क्योंकि सैनिकों को व्यापार करने के लिए तगमा कर देना पड़ता था। और साथ ही ये कहा गया जो व्यक्ति काबुल और कांधार वापस जाने की इच्छुक है, स्वतंत्र होने की इच्छुक है, वे जा सकते हैं, लेकिन इस युद्ध के बाद, जीतने के बाद। तो ये बातें कहने के बाद सैनिकों के अंदर एक नया जोश आ गया, और जिसका फायदा किस व्यक्ति ने उठाया? बाबर ने उठाया। और खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हरा दिया। किसको हरा दिया बेटा? राणा सांगा को हरा दिया। जैसे ही बेटा राणा सांगा को हराने के बाद इसने टुक एक टाइटल लिया, एक टाइटल धारण करा बेटा, एक उपाधि धारण करी, एक उपाधि धारण की। किसने बेटा? तो बाबर ने। कौन सी उपाधि थी? गाजी। गाजी उपाधि धारण की किसने बेटा? बाबर ने। गाजी किसको कहा जाता है बेटा? गाजी वो व्यक्ति उपाधि धारण करता है जो विधर्मियों का क्या कर देता है? दमन कर देता है। विधर्मियों का दमन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है बेटा? तो गाजी कहलाता है। उसके बाद बेटा ये युद्ध जीतने के बाद 1527-28 में ही बाबर द्वारा बाबरी मॉस्को इन अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा बेटा? बाबर के द्वारा। लेकिन किसने करवाया बेटा? मीर बाकी ने। किसने बेटा? मीर बाकी ने। किसने बनवाई है? मीर बाकी ने। बनाई किसने? मीर बाकी ने। माफ़ी चाहूँगा, टंग स्लिप हो गई थी। मीर बाकी ये क्या था बेटा? आर्मी चीफ था। किसका? बाबर का। तो बाबर का सेनापति ने बनाने का काम किया किसको? तो अयोध्या की बाबरी मस्जिद को। कब? 1527-28 में। कौन सा युद्ध जीतने के बाद बेटा? बैटल ऑफ खानवा। इस युद्ध में कौन हार गया था? तो कौन हार गया था बेटा? राणा सांगा संग्राम सिंह क्या रहे थे? डिफीटेड रहे थे। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। इतना उतारो, एक बार नोट करो बेटा अच्छे से, फिर आगे चलते।
देखो साफ कर देते हैं। देखो इसके बाद बेटा एक युद्ध और होता है 1528 में बेटा, बैटल ऑफ चंदेड़ी। क्या नाम बेटा? बैटल ऑफ चंदेड़ी। चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच में होता है बेटा? ये बाबर और मालवा का शासक राजपूत मेदिनी राय के बीच में होता है, जिसमें बाबर द्वारा मेदिनी राय की हत्या कर दी जाती है। और कौन विजयी रहता है? बाबर विजयी रहता है। किस युद्ध में? चंदेरी के युद्ध में। हुआ क्या था बेटा, जब 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा के युद्ध में राणा सांगा के हारने के बाद में बाबर ने डिमांड की थी कि मेरे को चंदेरी दे दी जाए, मेरे शासन मेरे राज्य में क्या मिला दिया जाए, चंदेरी को सम्मिलित कर दिया जाए। लेकिन मेदिनी राय ने मना कर दिया था। तो मना करने की वजह से किसने आक्रमण कर दिया? बाबर ने चंदेरी के मैदान पर किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? मेदिनी राय में। जिसमें कौन? विजय रहा बेटा। तो कौन विजय रहा? मेदिनी राय विजय रहा था। हुआ क्या था बेटा, मेदिनी राय की हत्या करने के बाद जितनी भी महिलाएं थी बेटा, उन्होंने जौहर कर लिया था। क्या कर लिया था? जौहर कर लिया था। जौहर समझते होगे बेटा, मैंने पिछली क्लास में, शायद पिछली कुछ क्लासों में मैंने बताया होगा आपको कि जौहर क्या होती है। एक प्रथा होती है जिसमें क्या होता है, अगर कोई भी विदेशी आक्रमणकारी या मलेच्छ आक्रमण में, जितने भी मलेच्छ आक्रमण हुए हैं उनमें जितनी भी राजपूतों के ऊपर आक्रमण किया जाए, अगर राजपूत राजा या शासक मर जाता है तो उसमें सामूहिक रूप से महिलाएं एक अग्निकुंड या एक अग्नि जला के उसके अंदर सामूहिक रूप से क्या हो जाती है? समा जाती है, यानी कि जल के खाक हो जाती है। उसको जौहर बोलते बेटा। तो जौहर प्रथा भी कहा जाता है। जौहर प्रथा नहीं कह सकते आप इसको, प्रथा के रूप में नहीं दे सकते, ये मजबूरी में की जाने वाली चीज़ें। तो चंदेरी का युद्ध। इसके बाद बेटा अगला युद्ध होता है 1528 में अफगानों और बाबर के बीच में। कब की बात है? 1529 में। 1529 में होता है बेटा बैटल ऑफ गागरा। गागरा का युद्ध। यह युद्ध बेटा बाबर और महमूद लोदी के बीच में होता है, जिसमें महमूद लोदी हार जाता है और बाबर जीत जाता है। ये एकमात्र युद्ध था बेटा जो थल और जल दोनों जगह लड़ा गया था। मध्यकालीन का ऐसा प्रथम युद्ध जो दल और थल दोनों में लड़ा गया था, यानी कि जल में भी लड़ा गया था बेटा और थल में भी लड़ा गया था। कौन सा युद्ध याद रखना? तो गागरा का युद्ध है बेटा। तो कब हुआ? 1529 में। कौन जीता इसमें बेटा? बाबर जीता। विजयी कौन रहा बेटा? तो महमूद लोदी रहा। अब हुआ क्या, इस युद्ध के बाद कई इतिहासकार ये कहते हैं कि जो बाबर था, बाबर का पुत्र था सबसे बड़ा, जिसका नाम हुमायूं था, और हुमायूं बीमार हो जाता है। और हुमायूं बीमार होने की वजह से बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। वो फाइनल स्टेज पे पहुंच जाता है मृत्यु के। तो ये कहा जाता है कि जो बाबर है वो इतनी शिद्दत से नमाज वगैरह पढ़ता है, भगवान ईश्वर से क्या करता है? अल्लाह से क्या करता है? विनती करता है कि मेरा पुत्र ठीक हो जाए, बेशक ये बीमारी मेरे को लग जाए।
जो बीमारी उसको है वो बीमारी मेरे को लग जाए, लेकिन मेरा पुत्र क्या हो जाए, ठीक हो जाए। और भगवान ने उसकी सुन ली, ईश्वर ने उसकी सुन ली, और वो बीमारी किसको लग गई, बाबर को लग गई। उसका पुत्र तो बच गया, लेकिन 1530 में किसकी मृत्यु हो गई बेटा, बाबर की मृत्यु हो गई। कब हो गई, 1530 में डाइड, बाबर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो शुरुआत में बेटा पूछेगा एग्जाम में, इसकी गरेब कब्र कहाँ पर है बाबर की, तो याद रखना आराम बाग में है। कहाँ पर है, आराम बाग में है। आराम बाग में कब्र बनाई गई थी। बाद में इसकी जो फेवरेट जगह थी, इसकी जो मनपसंद जगह थी, काबुल। तो काबुल में इसका मकबरा बनाया गया था बेटा। अगर आप पूछ ले तो टॉम इसका मकबरा कहाँ पर है, तो काबुल के अंदर है। तो शुरुआत में कहाँ दफनाया गया था इसको, तो आराम बाग में दफनाया गया था। आराम बाग में दफनाया गया था, जो आगरा के अंदर है बेटा। और फिर उसके बाद इसको काबुल लेके वहाँ पर इसका मकबरा बना दिया गया था, इसकी मनपसंद जगह। तो अब एग्ज़ाम में पूछा जाता है बेटा, वो कहाँ पर, देखो अब क्या आएगा बेटा, आगे देखो एग्ज़ाम में पूछते हैं, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, क्या लिखी थी, अपनी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, जिसका नाम था बेटा तुजुक, तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी, या फिर या और एक नाम और था बेटा इसका, क्या, बाबरनामा, बाबरनामा। तो बाबरनामा भी कहा जाता था। किस भाषा में लिखी गई थी बेटा, तुर्किश लैंग्वेज में लिखी गई, टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी, तुर्की भाषा में लिखी गई थी, या जगताई, जगताई भाषा, ठीक है, इसमें लिखी गई थी क्या, तुजुक ए बाबरी और बाबरनामा। किसके द्वारा लिखी गई थी बेटा, तो याद रखना बाबर द्वारा लिखी गई थी। आगे जाके इसी पुस्तक का अनुवाद इसको ट्रांसलेट करने का काम अब्दुल रहीम खाना ने किया था। खाना ने किया था। इसने इस पुस्तक का अनुवाद बेटा पर्शियन, फारसी भाषा में किया था। किस पुस्तक का बेटा, तो बाबरनामा का। कौन सी भाषा में लिखी गई थी, तुर्की भाषा में लिखी गई थी। अनुवाद कौन सी में किया गया इसका, तो पर्शियन में किया गया था, याद रखना। उसके बाद इस पुस्तक में बेटा एक बहुत दक्षिण भारत के शासक के बारे में हमें पता चलता है, जिसका नाम था बेटा कृष्ण देवराय। क्या नाम था, कृष्ण देवराय, कृष्ण देवराय। ये तुलु वंश का शासक था बेटा। कौन से वंश का शासक था, तुलु डायनेस्टी का क्या था, शासक था, तुलु वंश का शासक था। और इसने एक पुस्तक लिखी थी बेटा, जिसका नाम था अमुक्तमाल्याद, अमुक्तमाल्याद। अमुक्तमाल्याद
मल्याद। क्या नाम था पुस्तक का बेटा? अमुक्ता मल्याद। किसके द्वारा लिखी गई थी? कृष्णदेव राय द्वारा। तो ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? इस पुस्तक से जानकारी प्राप्त होती है। और बाबर अपनी पुस्तक में किसका वर्णन करता है? तो किसका वर्णन करता है? कृष्णदेव राय का। और एक बात और याद रखना बेटा, एग्जाम में पूछा जाता है बाबर के समकालीन सिख धर्म के कौन से गुरु थे? तो गुरु नानक देव जी थे बेटा। गुरु नानक देव जी थे। क्या थे? समकालीन थे, कंटेम्परेरी थे। सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव जी किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। कौन? गुरु नानक देव जी। इतना नोट करो बेटा एक बार। देखो बेटा आगे चलते हैं। इसके बाद बेटा इसका जब बाबर मर रहा था, जब बाबर की मृत्यु हुई, तो मृत्यु से कुछ समय पहले इतिहासकारों द्वारा ये कहा जाता है कि बाबर ने अपने चारों पुत्रों को अपने पास बुलाया। बाबर के कितने पुत्र थे? 4। और चारों को पास बुला के यह कहा कि मुगल साम्राज्य को बराबर बराबर भागों में बांट लो, और कोई भी चारों में से जमीन के टुकड़े या साम्राज्य के लिए झगड़ा नहीं करेगा। ये बात किसने बोली? बाबर ने बोला। तो बाबर के कितने पुत्र थे बेटा? 4 थे, याद रखना। सबसे बड़ा पुत्र था बेटा हुमायूं। दूसरे नंबर पर था कामरान। तीसरे नंबर पर था बेटा अस्करी। चौथे नंबर पर आता है बेटा हिंदाल। तो 4 पुत्र थे किसके थे बेटा? 4 पुत्र बाबर के। तो बराबर बराबर भागों में साम्राज्य को बांटा गया। हुमायूं के पास दिल्ली और आगरा का स्थान आया, और कामरान को काबुल एंड कांधार दिया गया, और साथ ही सिंध एंड पंजाब का एरिया किसके पास गया? तो कामरान के पास गया। अस्करी को बेटा सिंध और पंजाब के बाद बेटा अस्करी को क्या मिला? संभल मिला। क्या मिला? राजस्थान का एरिया संभल किसको दिया गया बेटा? तो किसको दिया गया था? अस्करी को दिया गया था। अस्करी के बाद बेटा कौन आता है? तो इंदाल आता है। इंदाल को क्या दिया गया बेटा? अलवर का इलाका दिया गया। तो चारों भाइयों को बराबर बराबर भागों में क्या बांट दी गई? साम्राज्य का टुकड़ा बांट दिया गया। दिल्ली, आगरा, हुमायूं, काबुल एंड कंधार, सिंध और पंजाब किसको? कामरान, अस्करी, संभल, इंदल को क्या? अलवर। अब बात क्या आती है? बाबर के बाद बेटा दिल्ली की गद्दी पर, दिल्ली के साम्राज्य पर, भारत के साम्राज्य के ऊपर अगला मुगल बादशाह हुमायूं बनता है। कौन बनता है? हुमायूं बनता है बाबर के बाद। और हुमायूं का कार्यकाल भी क्या रहा बेटा? थोड़ा डगमगाता रहा। वो एक ऐसा शासक था जो पूरे जीवन भर भागता रहा, दौड़ता रहा बेचारा। जीवन में कभी उसने चैन की सांस नहीं ली। तो कौन था बेटा? हुमायूं। कार्यकाल की बात करें बेटा हुमायूं के, तो हुमायूं का कार्यकाल की बात करें 1530 से लेकर बेटा 1540 तक, फिर 1555 से लेकर 1556 तक। 2 कार्यकाल है किसके? हुमायूं के। बीच में जो बेटा 1540 से 1555 के बीच एक वंश आ जाता है बीच में, सूरी डायनेस्टी। वो करवाएंगे, वो भी पढ़ना आप लोगों को। सूरी डायनेस्टी आ जाती है, तो सूरी डायनेस्टी पढ़नी आप लोग। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ।
कौन सी डायनेस्टी आती है बेटा? सूरी डायनेस्टी आती है। अब जो अगला शासक बना बेटा वो कौन बना? हुमायूं बना। एग्जाम में पूछा कि बेटा हुमायूं का जन्म कब हुआ? 1508 AD में इन काबुल। काबुल में किसका जन्म हुआ 1508 AD में बेटा? तो याद रखना बाबर का जन्म हुआ। और बाद में जब इसके पिता की मृत्यु हुई, पिता की मृत्यु होने के बाद बेटा अपने पिता जैसे साम्राज्य के विस्तार के लिए, ताकि साम्राज्य को क्या किया जा सके, साम्राज्य का एक गठन किया जा सके, ताकि जो और व्यक्ति है वो फायदा ना उठा पाए, इसलिए इसने भी हमले या आक्रमण करने स्टार्ट कर दिए अपने पिता जैसे। तो इसने क्या करा बेटा? फर्स्ट अटैक ऑन कालिंजर फर्स्ट अटैक ऑन कालिंजर फोर्ट। तो पहला हमला इसने कहाँ पर किया? कालिंजर में किया। और कालिंजर का शासक बेटा कौन था उस समय? तो कालिंजर का शासक था बेटा रुद्र प्रताप सिंह। क्या नाम था बेटा? रुद्र प्रताप सिंह या प्रताप रुद्र सिंह, प्रताप रुद्र सिंह। और इसको क्या कर दिया बेटा? हरा दिया। किसने? तो हुमायूं ने। अब 1531 में बेटा इसने कालिंजर का किला जीतने के बाद चंदेल डायनेस्टी के शासक प्रताप रुद्रदेव को हराने के बाद अगला आक्रमण इसने ये 1531 में किया था बेटा। कब की बात है? 1531 AD की बात है। अगला आक्रमण बेटा इसने इससे अगले साल चुनारगढ़ के किले पर किया था। चुनारगढ़ के किले पर किया था 1532 में। अटैक ऑन चुनारगढ़ फोर्ट। ठीक है। और चुनारगढ़ के फोर्ट किसके अंडर में था? तो शेर खान के अंडर में था। किसके अंडर में था? शेर खान। ये कहा जाता है कि 6 महीने तक हुमायूं ने घेराबंदी करे रखी। कहाँ पर? किसके बाहर का घेराबंदी की रखी? चुनार के किले के ऊपर घेराबंदी की रखी। और घेराबंदी करने के बाद ना तो शेर खान बाहर निकला और ना ही अंदर कौन गया? हुमायूं गया। तो बाद में इनके बीच में संधि होती है और उस संधि में शेर खान अपने पुत्र को कुतुब खान को हुमायूं के दरबार में भेजता है हुमायूं की सेवा के लिए। कब? 1532 की बात है। और फिर 1532 में बेटा का युद्ध भी होता है, बैटल ऑफ दोरिया का युद्ध, जिसमें बेटा एक तरफ कौन है? हुमायूं है और दूसरी तरफ है महमूद लोदी जो कि अफगान है। अफगान भी कह सकते, एग्जाम में अफगान लिखा सकता है बेटा कि भाई 1532 में जो दोरिया युद्ध है वो अफगान और किसके बीच में हुआ था? हुमायूं के बीच में। और नेतृत्व किसने किया था? महमूद लोदी ने। और इस युद्ध में बेटा कौन हार जाता है? महमूद लोदी को मार दिया जाता है हुमायूं द्वारा। ठीक है। और कौन जीत जाता है युद्ध? तो हुमायूं जीत जाता है। अब अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए वो निरंतर क्या करता जा रहा था? विजय प्राप्त करता जा रहा था। कौन बेटा? तो हुमायूं। तो आगे चलते चलते क्या हुआ बेटा? इसने 1535 में ही गुजरात का शासक था बेटा, एक गुजरात का रूलर था जिसका नाम था बहादुर शाह। तो बहादुर शाह को क्या किया बेटा? इसने हरा दिया। 1535 के बाद इसने बेटा अगला आक्रमण, ये कौन सा अटैक था बेटा? ये चुनार का फर्स्ट अटैक था। याद रखना कौन सा अटैक था? फर्स्ट अटैक था। अगला आक्रमण इसने चुनार पे ही किया, जो सेकंड अटैक ऑन चुनार बोला जाता है। सेकंड अटैक कहाँ पर किया बेटा? इसने चुनार के ऊपर किया, चुनार के ऊपर, चुनारगढ़ के किले पर किया। कब किया बेटा? ये 1538 में। और चुनारगढ़ का किला किसके अंडर में आता था? तो शेर खान के अंडर में आता था। ये कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा, जब चुनारगढ़ के किले पर इसने फतेह की तो फतेह करने का अहम कारण ये था कि जो
शेर खान था वो चुनारगढ़ के किले को छोड़कर भाग गया था, बंगाल चला गया था। बंगाल में एक जगह जनताबाद, तो जनताबाद में जाकर रहने लग गया था और ये किला उसने खाली कर दिया था। जब किले के अंदर एंट्री करी किसने, हुमायूं ने, तो उसने किले के अंदर शेर खान को नहीं पाया। वहाँ पर वो विजय का जश्न बनाना शुरू कर दिया। किसने, हुमायूं ने। हुमायूं की सबसे बड़ी गलती ये भी मानते कि इतिहासकार, अगर वो जब विजय हो जाता था किसी भी युद्ध में तो वो देरी नहीं करता था जश्न मनाने में, बहुत ज़्यादा क्या करता था, जश्न का शौकीन व्यक्ति था, इंजॉय करता था बहुत ज़्यादा। तो इंजॉय करना शुरू कर दिया था किसने, हुमायूं ने। उसको ये नहीं पता था कि अभी शेर खान उसके हाथ नहीं आया है, और उसको सबसे बड़ी जो विफलता रही उसकी ये रही, अगर शेर खान उसके हाथ में आ जाता तो उसका शासन ऐसा डगमगाता नहीं बीच में। ठीक है, तो बेटा चुनारगढ़ के सेकंड अटैक में कौन भाग गया, शेर खान भाग गया, और फिर बाद में वही इसी के क्या बना, इसी की मौत का कारण, सॉरी इसी की मतलब इसी के साम्राज्य का पतन का कारण बना कौन, शेर खान। ये चुनारगढ़ के हमले के बाद बेटा एक हमला और होता है, इसके अगले ही साल एक अटैक ऑन होता है, साफ कर देता हूँ एक बार, जिसे बैटल ऑफ चौसा कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है, बैटल ऑफ चौसा कहा जाता है। अगला बैटल क्या होता है 1539 में, बैटल ऑफ चौसा, बिहार के बक्सर के पास में, क्योंकि जो बिहार का एरिया है उस पर शेर खान राज किया करता था बेटा। तो चौसा का युद्ध कब हुआ, 1539 में। किस किस के बीच में बेटा, हुमायूं के और किसके बीच में हुआ था, हुमायूं और शेर खान, शेर खान के बीच में कौन सा युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध। और इस युद्ध में बेटा कौन बुरी तरह हार गया, चौसा के युद्ध में 1539 में चौसा के युद्ध में कौन हार गया, तो हुमायूं हार गया। और हुमायूं ने अपने जैसे तैसे करके अपनी जान को बचाया और जान बचाकर भाग निकला यहाँ से। एक नाविक था बेटा जिसका नाम था निजाम। क्या नाम था, निजाम। नाविक का क्या नाम था बेटा, निजाम। निजाम ने इसकी जान बचाई थी, इसीलिए निजाम को इसने एक दिन का बादशाह घोषित किया था। एक दिन का बादशाह घोषित किया गया था, किसको, निजाम को। एग्जाम में पूछा जाता है बेटा एक दिन का बादशाह किसको बनाया गया था, तो निजाम को कहा जाता। और निजाम को बनाया गया था, किसने बनाया था, हुमायूं ने बनाया था। और निजाम के नाम पे ही चमड़े के सिक्के चलाए थे, किसके द्वारा चलवाए गए थे, हुमायूं के द्वारा। तो लेदर कॉइन्स किसके द्वारा चलवाए गए, लेदर्स कॉइन्स, तो याद रखना बेटा, तो हुमायूं द्वारा चलाए गए थे। अब इससे अगली साल एक युद्ध और होता है, एक बैटल और होता है 1540 में चौसा के बाद, अब की बार जिसमें हुमायूं बुरी तरह से हार जाता है, जिसका नाम है बेटा बैटल ऑफ बिलग्राम या कन्नौज। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। ये बैटल बेटा किस किस के बीच में होता है, ये हुमायूं और शेर खान दोनों के बीच में होता है, और जिसमें शेर खान हुमायूं को दोबारा हरा देता है। और अब की बार हुमायूं दिल्ली को छोड़कर भाग जाता है और कहाँ पर जाकर शरण ले लेता है, राजस्थान के ग्रेट रूलर महान शासक वीरसाल के पास जाकर क्या कर लेता है, शरण ले लेता है। कौन, हुमायूं, अपनी जान बचा के, किससे, शेर खान से। और एक बात और याद रखना बेटा, जब चौसा का युद्ध हुआ था तो चौसा का युद्ध शेर खान ने जीता था। तो शेर खान जीतते ही, कौन सा युद्ध जीतते ही बेटा, कौन सा, चौसा का युद्ध जीतते इसने एक टाइटल लिया था, एक उपाधि धारण करी थी, शेरशाह की। कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है।
तो शेरशाह की उपाधि धारण करी थी किसने? शेर खान ने। तो इसमें कौन हार गया बेटा? हुमायूं हार गया। भाग के कहाँ चला गया? राजस्थान चला गया। राजस्थान कहाँ पर? पाकिस्तान वाला राजस्थान में। और वहाँ का शासक कौन था? तो वीरसाल था, हिंदू शासक था। वीरसाल के पास जाके इसने रहना शुरू कर दिया। लेकिन इस युद्ध में हारने के बाद अगले ही साल, ऊपर लिख देता हूँ बेटा, 1541 में इसने क्या करा बेटा? अमीदा बानो बेगम से क्या कर ली बेटा? शादी कर ली। अमीदा बानो बेगम से शादी कब की? 1541 में मैरिड। ठीक है, शादी कर ली। किसके द्वारा? मैरिड हो गया। किसके द्वारा ये बेटा? तो हुमायूं और अमीदा बानो बेगम दोनों की क्या होगी बेटा? शादी होगी। कब? 1541 में। और इसके अगले ही वर्ष 1542 में, अगले ही वर्ष 1542 में 15 अक्टूबर 1542 में बेटा एक बच्चे का जन्म हुआ। एक बच्चे का जन्म हुआ कहाँ पर बेटा? वीरसाल के घर पर, राजा वीरसाल के घर पर, जिसका नाम था बचपन का बदरुद्दीन। बदरुद्दीन, जिसको आगे जाकर बेटा अकबर के नाम से जाना जाता है या मोहम्मद जलाल के नाम से जाना जाता है। तो आगे जाकर किसका नाम अकबर पड़ा? बदरुद्दीन का। 15 अक्टूबर 1542 में किसका जन्म होता है? बदरुद्दीन का जन्म होता है, जो आगे जाकर अकबर कहलाता है। किसका पुत्र था? हुमायूं का पुत्र था। अब क्या था कि हुमायूं क्या चाहता था कि मैं दोबारा अपनी हार का बदला लूं और दोबारा जो अब मैंने अपना साम्राज्य गंवाया है उसको वापस हासिल करूं। इसलिए उसने क्या करना शुरू कर दिया था बेटा? इसलिए उसने आसपास के एरियो पर क्या करनी चालू कर दी थी? आसपास के एरियो पर हमले करने शुरू कर दिए थे। लेकिन उसने क्या करा? किसने बेटा? हुमायूं ने ईरान चला गया और ईरान का जो शाह था, ईरान के शाह से मदद ली। किसने? हुमायूं ने। क्योंकि मैंने पिछली क्लास में पढ़ा था बाबर ने भी किससे सहायता ली थी? ईरान के शाह से सहायता ली थी। और उस समय ईरान का शाह कौन था बेटा? तो शाह इस्माइल था, उससे सहायता ली थी। और उसके कहने पर बाबर ने शिया समुदाय भी अपनाया था। तो ईरान के शाह से किसने मदद ली? हुमायूं ने मदद ली बेटा। ठीक है, आगे देखो। और कुछ इतिहासकार बेटा ये भी कहते हैं कि सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद देव जी से हुमायूं ने आशीर्वाद भी प्राप्त किया था कि मैं दिल्ली पे फतेह कर लूं। उसके बाद देखो आगे 1545 में बेटा हुमायूं ने काबुल और कंधार दोनों पर फतेह हासिल कर ली थी। 1545 में काबुल और कंधार किसकी मदद से बेटा? बैरम खां की मदद से। बैरम खां की हेल्प से इसने क्या करा था बेटा? तो 1545 में काबुल और कंधार के ऊपर विजय हासिल कर ली थी। फिर ये थोड़े दिन तक शांत बैठ गया। थोड़े दिनों तक क्या रहा? शांत रहा। ये देखता रहा कि भाई कब सूरी डायनेस्टी भारत के अंदर क्या हो जाए, कमज़ोर हो, अब मैं भारत के अंदर आक्रमण करके दोबारा से मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दूं। फिर इसने क्या किया? 1554 में बेटा, कब की बात है? 1554 में। 1554 में बेटा इसने पेशावर पर हमला कर दिया और पेशावर को क्या कर लिया? जीत लिया। और फिर अगले ही साल 1555 में हुमायूं के द्वारा बेटा 1555 में हुमायूं के द्वारा लाहौर पर हमला किया गया। लाहौर पर हमला किया गया और जहाँ के दो शासक थे बेटा, जहाँ पर कितने शासक राज कर रहे थे? दो शासक थे, नसीब खान और दूसरा व्यक्ति कौन था बेटा? तातर खान। तो नसीब खान और तातर खान के ऊपर हमला कर दिया गया। किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा। तो 1555 में बेटा एक बैटल होता है, बैटल ऑफ
मच्छीवाड़ा। मच्छीवाड़ा का युद्ध किस किस के बीच में होता है बेटा? हुमायूं और नसीब खान एंड तातर खान, जिसमें बेटा हुमायूं क्या रहता है? विजय रहता है। तातर खान और नसीब खान क्या होते बेटा? बुरी तरह हार जाते हैं। उसके बाद इसी वर्ष 1555 में ये युद्ध जीतने के बाद सरहिंद को ऊपर हमला कर दिया जाता है हुमायूं के द्वारा, बैटल ऑफ सरहिंद। और ये युद्ध बेटा, सरहिंद का युद्ध, सूरी डायनेस्टी के लास्ट शासक सिकंदर सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा जाता। सिकंदर सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा जाता, जिसमें सिकंदर सूरी हार जाता है और हुमायूं जीत जाता है। और इसके साथ ही भारत के अंदर दोबारा 1555 के अंदर ही भारत के अंदर मुस्लिम यानी कि मुगल सत्ता स्थापित कर दी जाती है। मुस्लिम तो पहले थे ही बेटा, सत्ता थोड़ी मिस्टेक होगी, तो भारत के अंदर मुगल स्थापना दोबारा से स्थापित कर देता है। कौन? हुमायूं। कब? 1555 में, सरहिंद के युद्ध के तुरंत बाद। लेकिन इतिहासकारों द्वारा ये कहा जाता है कि कुछ समय बाद बेटा इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? कुछ महीनों बाद हुमायूं की। क्यों मृत्यु हो जाती है? क्योंकि ये अफीम का शौकीन व्यक्ति था बेटा। अफीम खाता था बहुत ज़्यादा मात्रा में, और अफीम खाने की वजह से एक इसने शहर बसा था, दीनपन्ना शहर। और दीनपन्ना शहर के अंदर एक लाइब्रेरी थी, जिस लाइब्रेरी का निर्माण इसी के द्वारा करवाया था, जिस लाइब्रेरी का नाम था शहर मंडल। और शहर मंडल की लाइब्रेरी की जो पैड़ियाँ थी, जो सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? हुमायूं की। तो 1556 में बेटा दीनपन्ना सिटी शहर में बेटा लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी बनवाई जिसका नाम था बेटा शेर मंडल। शेर मंडल। और शेर मंडल की पैड़ियों से गिरकर इसकी क्या हो जाती है बेटा? मृत्यु हो जाती है। कब बेटा? 1556 में। और इसका मकबरा, इसका टोम्ब इसकी पत्नी आजी बेगम द्वारा बनवाया जाता है। और ये माना जाता है इतिहासकारों द्वारा बेटा इसका एक विशेष सूफी संत के साथ लगाव था, जिसको ये बहुत ज़्यादा मानता था, जिसका नाम था हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। और ये कहा जाता है इसकी अंतिम इच्छा भी यही थी कि जब भी मेरी मृत्यु हो, जब भी मैं अल्लाह के पास जाऊं, तो मेरी कब्र को निज़ामुद्दीन औलिया की बगल में ही बनवाना। तो आजी बेगम द्वारा इसका मकबरा निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह मकबरे के पास ही क्या किया गया था? बनवाया गया था। फिर इसके बाद बेटा, और कहाँ पर बेटा इसका मकबरा? ये दिल्ली के अंदर है, याद रखना। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर है। अब इसके बाद बेटा एक इसकी बायोग्राफी लिखी गई। इसकी, जिसका नाम था बेटा हुमायूं नामा। क्या नाम था? हुमायूं नामा। किसके द्वारा लिखी गई बेटा? ये गुलबदन बेगम द्वारा इसकी
इसकी बायोग्राफी लिखी गई, इसके जीवन के बारे में लिखा गया, किसमें, हुमायूंनामा नामक पुस्तक में, किसके द्वारा, गुलबदन बेगम के द्वारा। और यहीं पर हुमायूं का क्या हो जाता है बेटा, एंड हो जाता है। हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 1556 में, और 1556 में अगला शासक कौन बनता है, तो अकबर बनता है। किसके संरक्षक में, बैरम खां के संरक्षक में, और पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। लेकिन ये जो सारी जानकारी बेटा आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन 1556 से आगे चलने से पहले अपने को एक डायनेस्टी और पढ़नी है, जिसका नाम है बेटा सूरी डायनेस्टी। सूरी डायनेस्टी, जिसका कार्यकाल कितना है बेटा, 1540 से 1555 तक, जिसमें शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ना है। और शेरशाह सूरी के बारे में बेटा कल अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, तो टेंशन नहीं लेनी है। अगली क्लास में देखेंगे कि बेटा शेरशाह सूरी और अकबर के बारे में, पानीपत का दूसरा युद्ध, और भारत का अंतिम विक्रमादित्य, जिसका नाम क्या था, एमो विक्रमादित्य, जो पानीपत के युद्ध में मारा गया था, किसके द्वारा, अकबर के संरक्षक बैरम खां के द्वारा। बैरम खां ने एमो का शीश काट दिया था। ये माना जाता है अगर एमो की आँख में अगर तीर नहीं लगा होता तो इतिहास कुछ और ही होता, क्योंकि तीर लगने की वजह से उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, किसकी, एमओ की। जब तीर लगा उसकी आँख में तो बेहोश होकर वो सेना के बीच में गिर गया था, और गिरने की वजह से फिर वो जब उसको चेतना हुई तो उसने तीर निकाला तो वो वापस बेहोश हो गया। और बेहोश होने की वजह से राजा नहीं दिखने सेना के बीच में अगर राजा नहीं दिखे तो उससे सेना के अंदर भगदड़ मच जाती है, और सेना के भगदड़ मचने की वजह से उसका फ़ायदा बैरम खान ने उठा लिया, और एमओ को बंदी बनाकर उसका शीश काट दिया गया पानीपत के दूसरे युद्ध में। तो अगली क्लास में बेटा सूरी डायनेस्टी, ठीक है, सूरी डायनेस्टी में एक व्यक्ति के बारे में बताएंगे, टोडरमल के बारे में, जो आगे जाके अकबर के नवरत्नों में शामिल होगा। तो आज के लिए इतना ही बेटा, अगली क्लास में आगे करवाएंगे। तो कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, नीचे डाल देना। तो फिर अगले सेशन में मिलते हैं। नमस्कार, थैंक यू।